Okay, dear students, in this recording, I'll be talking about principles of instructional designing. We have already done what is an instructional design. Now, whenever a teacher is preparing an instructional design, what things should she keep in mind? कौन से वो सिद्धांत हैं जिनको दिमाग में रख के हम एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बना सकते हैं? अब ये जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं, ये दो तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे। एक है गैगने की लर्निंग हिरार्की है जो, उसने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इन 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम प्रिंसिपल्स मान के अपने इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। सो एक गैगने का हो गया डिवीजन हमारे पास। दूसरा है डेविड मेरिल के प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो पहले हम वी विल स्टार्ट विद द गैगनेज इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, उसमें यू कैन फॉलो द डॉक्यूमेंट एज यू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस। ना फर्स्ट इसमें गैगने के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हु वॉज रॉबर्ट गैगने? रॉबर्ट गैगने जो था वो एक साइकोलॉजिस्ट ही था और एक एजुकेशनिस्ट था, जिसने 1965 में हमें एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताए थे, जिसको अगर हम उस इवेंट्स की सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हम लर्निंग के लिए अच्छी मेंटल कंडीशंस जो हैं वो स्टूडेंट की क्रिएट कर सकते हैं। ये जो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अगर हम क्लासरूम में फॉलो करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को बनाने के लिए फॉलो करते हैं, तो हम बहुत ही अच्छी लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स की करवा सकते हैं। तो अगर हम एक तरफ ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी यूज़ करें या ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करें, दूसरी तरफ हम गैगने के 9 इवेंट्स यूज़ करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम बहुत अच्छी लर्निंग जो है वो करवा सकते हैं। ये जो हम 9 स्टेप्स करने जा रहे हैं, दे हैव बीन अडेप्टेड बाय गैगने, ब्रिग्स एंड वेगर। गैगने ने फर्स्ट जो इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है वो क्या है? गेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। सो पहले नंबर पे द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट क्लासरूम में जो भी आपने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्लान आउट करना है, उसके लिए आपने पहले इस तरह से प्लान बनाना है कि जैसे ही क्लास में आप एंटर करो, आपके लर्नर्स जो हैं वो रेडी हो जाएं फॉर वट एवर क्लासरूम इवेंट्स विच विल फॉलो दोज इंट्रोडक्टरी मिनट्स। जो भी आपने इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ करानी है, उसके लिए लर्नर्स की अटेंशन पहले आपने इकट्ठी करनी है। सो आपको वैसे भी पता है थॉर्नडाइक का लॉ है रेडीनेस का, जिसमें हम कहते हैं कि लर्निंग करवाने के लिए रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात है कि जब आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्लान कर रहे हो, आपने पहले 5-7 मिनट कुछ ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी है कि आप क्लासरूम में जो लर्नर बैठा है उसकी आप अटेंशन अपनी तरफ खींच सको। सो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, दैट you have to gain the attention of the students. You have to ensure that your learners in the classroom are ready to learn and they are ready to participate in the activities by presenting a stimulus to capture their attention. Now, what all you can do for capturing the learner's attention? First, you have to stimulate students with novelty, uncertainty, and surprise. So there should be always a surprise element in your instructions. When you introduce your lesson, you have to introduce it in such a way that students get a surprise, they find a newness in your instructions. And this can be done by posing थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। आपने जो इंट्रोडक्टरी या प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस जिसे आप कहते हो, वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हो, वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ने वाले हों, और जब वो थॉट प्रोवोकिंग होंगे, नेचुरली दे विल बी एबल टू gain more interest in what you are going to teach. सो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्लान करने वक्त आपने ये देखना है कि आपकी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग हों। देन स्टूडेंट्स को भी आपने इनकरेज करना है कि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछें कि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट ले पाएँ, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ पाएँ। सो स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करना है एक दूसरे के लिए क्वेश्चंस वो डिज़ाइन करें।
इससे क्लास में आइस ब्रेकिंग होगी। आइस ब्रेकिंग मीन्स एक अच्छा रेपो जो आप में कम्युनिकेशन एक जो ब्लॉक बना हुआ है वो ब्लॉक आप कवर अप कर सकते हो। बच्चों को कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, दे विल नॉट फील शाई एंड दे विल नॉट बी रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम इवेंट्स। सो फर्स्ट हो गया कि आपने बच्चों की अटेंशन जो है वो गेन करनी है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। Second principle है inform the students about the objectives. Now this is very important when you are planning instructions. You have to inform the students about what they are going to learn, and after the completion of the lesson what they will know. So what are your objectives? Teaching objectives are basically the learning objectives. आप क्या पढ़ाओगे जो बच्चे लर्न कर लेंगे. So if you clearly mention about the goal to the students and they know what are they expected to learn after the completion of the lesson, then the lesson can be very successful, that design will be very successful. So you should inform your students about what are the objectives of the content which you are going to deliver. सो आपके डिज़ाइन में बड़ी क्लियरली ये एक स्टेज होनी चाहिए जिसमें आप बच्चों को भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इन्फॉर्म करोगे, एंड ये इंस्ट्रक्शंस के बिगनिंग में ही आपने कर देना है. व्हेन यू आर अबाउट टू टीच, उसी वक्त यू हैव टू मेक द गोल्स वेरी क्लियर टू द स्टूडेंट्स. And how you can do is by telling them about the required performance. आप बच्चों को बताओगे कि उनसे क्या परफॉर्मेंस लेवल एक्सपेक्ट किया जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 35 मिनट्स और 45 मिनट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, व्हाट दे शुड बी एबल टू डू. फॉर एग्जांपल, दे शुड बी एबल टू डिफाइन, दे शुड बी एबल टू ड्रॉ, they should be able to differentiate between this and this. So for example, if I am giving you the instructions on instructional designing only, like we are talking about the principles of instructional designing. Now after I have finished this lecture of say 30 minutes, what I expect that you should be able to tell me about the 9 events of instruction given by Gagne and explain them with examples. Now this is the described level of performance or the required level of performance which you have to show. So ये आपने पहले ही बच्चों को क्लियर कर देना है. क्राइटेरिया क्या होगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए, ये भी आपने पहले बताना है, डिस्क्राइब करना है. मे बी if out of the 9 criteria you are able to explain any 6, I will consider you have mastered this content or you have mastered the objectives. So वो एक मिनिमम लेवल, जैसे आप पास परसेंटेज बता देते हो उसी तरह से आपने बताना है कि इस मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए इस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में मैं तब मानूंगी कि आपको कुछ आ गया है व्हेन यू विल बी एबल टू डू दिस मच. वो दिस मच आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको बच्चों को पहले बतानी पड़ेगी. एंड you will take the students consent while establishing this criteria of performance. So you tell them about the objectives and take their consent कि वो क्या मानते हैं, कितना level of performance वो attain कर सकते हैं. So जब भी आप criteria एक standard performance का या pass percentage का बनाओगे, उस वक्त students की consent या learners की consent बीच में ले लो. and include course objectives on assessment prompts. तो आपने जो भी कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको दिमाग में रख के ही असेसमेंट्स जो हैं वो करनी है. थर्ड जो गैगने ने इवेंट दिया है या प्रिंसिपल दिया है वो है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग. सो यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज है उसको आपने स्टिमुलस देना है, दैट दे आर एबल टू लिंक द न्यू नॉलेज विद द previous knowledge. So you have to help the students to make that connection, that linking of new knowledge with the previous knowledge. उसके लिए आप क्या करोगे, आप questions पूछोगे about their previous experiences. These experiences may be on the cognitive, cognitive or the affective domain. सो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड कि लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम इन 3 डोमेन्स में बनाते हैं. तो वी विल आस्क देम क्वेश्चंस and we will ask about the understanding of the concept they have learned previously, and you have to ensure whatever questions you are asking they should be linked with the new knowledge. उनके जो आंसर्स हैं वो न्यू नॉलेज के साथ जुड़े होने चाहिए.
आपने प्रीवियस कोर्स के इन्फॉर्मेशन को करंट टॉपिक्स के साथ अटैच करके चलना है और प्रीवियस नॉलेज को न्यू एक्टिविटीज़ के साथ लिंक करके चलना है, तभी ही अच्छी जो है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग हो पाएगी। सो कोई भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाने से पहले वेन एवर यू आर प्लानिंग आउट दैट डिज़ाइन, यू हैव टू कीप प्रोविजन ऑफ लिंकिंग द न्यू नॉलेज विद द ओल्ड नॉलेज। फोर्थ जो प्रिंसिपल गैगने ने दिया है, that after you have made the objectives clear and you have established the criteria for standard performance and you have linked the previous knowledge to the new knowledge, now you are going to present your content. इस स्टेज के ऊपर आपने जो भी न्यू कंटेंट बच्चों को देना है उसको प्रेजेंट करना है। दिस इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल. You will use such strategies and such cues so that you are able to present your instructions in a very effective way. प्रेजेंटेशन में आपने मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फोकस करना है। आपने इस तरह से अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह से एक्सप्लेन और डेमॉन्स्ट्रेट करना है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द न्यू कंटेंट इन अ वेरी इफेक्टिव वे. Now what you can do for this principle is you can present multiple versions of the same content. For example, अभी जो मैं explain कर रही हूँ उसको explain करने verbal explanation के बाद I can show you a video. For example, मैंने गैगने के आपको points जो हैं वो explain कर दी verbally, then maybe through a video presentation or through a chart I can show you about the Gagne's 9 events of instruction, or I can send you a link of the YouTube. So multiple versions के साथ सेम चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो बच्चों के नॉलेज जो है वो फिक्स हो जाएगी. अलग अलग मीडिया यूज़ किया जा सकता है, मैंने आपको बताया ना. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ ऑडियो मीडिया, देन यू कैन यूज़ वीडियो, देन यू कैन यूज़ सम रिटन कंटेंट और प्रिंटेड कंटेंट. सो अलग अलग मीडिया यूज़ करके आप सेम कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, उससे भी आपका इंस्ट्रक्शनल जो डिज़ाइन है वो अच्छा बन जाएगा और आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग में आपने क्या करना है, वो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है जिनसे स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शंस आपके साथ इन्वॉल्व रहें, उनका लिंक जो है वो ब्रोकन ना हो. सो यू हैव टू इंश्योर द स्टूडेंट्स दे आर एक्टिव इन द क्लासरूम, हैंस such learning strategies should be used. Then you have to provide access to the content on the blackboard so students can access it outside of the class. So आपने कुछ written content भी देना है. इस तरह के आपने लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ प्लान आउट करनी है. इस तरह का मीडिया आपने यूज़ करना है कि अगर क्लास के बाद भी बच्चों ने पढ़ना है उस कंटेंट को तो वो पढ़ सकें. वो नोट्स आप दे सकते हो, कोई मैंने बोला आपको कोई आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ लिंक्स PDFs भेज सकते हो. इस तरह से कंटेंट जो है वो बच्चों के दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में हम कह सकते हैं फिक्स हो जाएगा. फिफ्थ जो गैगने का प्रिंसिपल है जो हमने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग के वक्त दिमाग में रखना है, वो है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस. हमने स्टूडेंट्स को एडवाइज़ करना है about those strategies of learning which will help them to learn that particular content. जो भी कंटेंट आप इंस्ट्रक्शंस में डिलीवर कर रहे हो उसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका क्या है, क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करें जिससे जो लर्निंग कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो लर्न कर सकें. और उसके लिए अगर एक्स्ट्रा कोई मटेरियल है, कुछ रिसोर्सेज हैं, तो वो कहाँ से बच्चे प्रोक्योर कर सकते हैं इसके बारे में आपने बताना है. सो गाइडेंस है कि we are going to learn about this topic and you can learn more about this topic from these books. These books are available on the library or this content is available on the net and this content you can learn if you follow this method. ठीक है, इसमें बच्चे अगर आप पहले ये वाला कंटेंट प्रिपेयर कर लोगे आपको ईजी रहेगा. आप फ्लो चार्ट बना लोगे तो आपको ईजी रहेगा. अगर इन नोट्स को आप टेबुलर फॉर्म में बना लोगे तो ईजी रहेगा. सो वो किस तरह से वो लर्न कर पाएंगे वो स्ट्रैटेजीज़ भी आपको बतानी है. ये गाइडेंस है जो आप प्रोवाइड करोगे. अगेन अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो. प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस में आपने इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करनी है. इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वक्त आपने
स्कैफोल्डिंग का देखिए मीनिंग क्या होता है। जैसे हम जब कोई इमारत बनाते हैं, हम जैसे आपको पता है हम when we are constructing a house and we put we construct the roof of the house, जिसको हम कहते हैं लेंटर बनाना है ना, लेंटर बनाना है, तो हम उसके नीचे एक पूरा जाल बिछाते हैं वुडन सपोर्ट का, और उसके ऊपर हम अपना जो ब्रिक्स हैं और सीमेंटेड मटेरियल बिछा देते हैं। एंड व्हेन वी रियलाइज़ कि ये जो है मटेरियल ये फिक्स होता जा रहा है, हम ग्रेजुअली वो सपोर्ट नीचे से हटा देते हैं। सो यही है लर्निंग में भी, आपने जब गाइडेंस देनी है पहले उनको खूब सारी इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट देनी है किसी टास्क को लर्न करने के लिए। जैसे जैसे वो टास्क को मास्टर करते जाएंगे, आपने वो स्कैफोल्ड जो ढांचा है, जो हेल्प है, वो एक्सटर्नल हेल्प निकालते जाना है। सो गाइडेंस में आप पहले उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते जाओगे, जैसे जैसे वो मास्टरी करते जाएंगे आप गाइडेंस जो है वो विड्रॉ करते रहोगे ग्रेजुअली, सो दैट दे आर एबल टू डू द एक्टिविटी ऑन देयर ओन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स में सम्स करवाते हो, तो initially you can help them a lot, and gradually when they have understood the formula and they are able to solve the problems on their own, you can gradually withdraw the help. देन अलग अलग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, जैसे कंसेप्ट मैपिंग है, रोल प्लेइंग है, इनको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो लर्निंग की वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपने एग्जाम्पल्स चीज़ों की देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टीचिंग अ कंसेप्ट ऑफ से proper noun to the students, so I will give them examples, like for example Ram is the name of a boy and Ram is an example of proper noun. Ram is a boy and boy is not an example of proper noun. So जो भी आप कंसेप्ट टीच कर रहे हो उसके एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स आप क्लियर करते जाओगे, ये भी एक गाइडेंस है। आपने उनको कंटेंट को क्लियर करने के लिए अलग अलग विजुअल इमेजेस, मेटाफर्स, सिमिलीज जो हैं वो भी देते जाना है, ताकि वो कंटेंट को क्लियरली समझते जाएं। सो दिस इज़ ऑल द लर्निंग गाइडेंस यू कैन प्रोवाइड। सो ये 5th हमारा प्रिंसिपल था, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। ये गैगने ने जो दिया है, और इस प्रिंसिपल को हम दिमाग में रखेंगे वाइल प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। 6th प्रिंसिपल है बेटा एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस। एलिसिट परफॉर्मेंस जो है बच्चों से हमने करवानी है, निकलवानी है, परफॉर्मेंस एलिसिट करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है। वंस नाउ सी यू हैव गाइडेड देम एंड दे हैव मास्टर्ड द कंसेप्ट। जैसे मैथ्स का ही आप एग्जाम्पल लेते चले जाओ, अब उनको आपने समझा दिया, फॉर्मूला उन्होंने मास्टर कर दिया, नाउ यू आर गोइंग टू गिव देम एग्जाम्पल क्या आप और सम्स देते हो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जो भी न्यू कंटेंट आपने उन्हें पढ़ाया है उसकी वो प्रैक्टिस करें और उसमें वो मास्टरी जो है वो ले पाएँ। इसमें आप व्हाट एक्टिविटीज़ यू कैन डू, यू कैन फैसिलिटेट मेनी एक्टिविटीज़ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द न्यू कंटेंट। You can ask them more questions, you can encourage them to form groups and work in groups, एंड यू कैन गिव देम लेबॉर्ट्री एक्सरसाइजेज। जैसे साइंस का कुछ करवाया तो आप लेबॉर्ट्री में फर्दर उनकी एक्सपेरिमेंटेशन करवा सकते हो, ताकि न्यू कंसेप्ट जो है उसमें उनकी प्रैक्टिस हो जाए। सो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करानी। सो जब डिज़ाइन आप बना रहे हो आपने क्या करना है, 6th प्रिंसिपल क्या है, यू हैव टू प्रोवाइड देम प्रैक्टिस, दैट इज़ एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस। एलिसिट निकलवाना, परफॉर्मेंस को निकलवाना। देन उसके बाद आप छोटे छोटे फॉर्मेटिव जो हैं असेसमेंट करेंगे, रिटन असाइनमेंट्स ले लीजिए, उनके प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, प्रेजेंटेशंस करवा के देख लीजिए। दैट विल हेल्प यू टू नो हाउ मच द स्टूडेंट हैज़ लर्नड, एंड दैट विल ऑल्सो गिव अ प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स। Here you can also give them quizzes and tests which will help them practice the concept you have just taught. ये 6th है हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट 7th प्रिंसिपल जो गैगने ने दिया है, प्रोवाइडिंग फीडबैक। नाउ वट एवर परफॉर्मेंस द स्टूडेंट्स आर शोइंग, जो आप उनके मॉक टेस्ट ले रहे हो या क्विजेज़ ले रहे हो या उनको परफॉर्मेंस करवा के दिखा रहे हो, उस पर आपने प्रॉपर फीडबैक भी उनको देनी है, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले कि उनको कितना अचीव हो गया है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड दे आर अवेयर अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपने शुरू में ही बता दिया था। सो दे विल कम टू नो हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड, हाउ मच दे हैव नॉट अंडरस्टूड। इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव देम कन्फर्मेटरी फीडबैक। कन्फर्मेटरी फीडबैक क्या है, इट विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ what they were supposed to do and what they have done and which areas require improvement.
ये आप कन्फर्मेटरी फीडबैक दोगे कि यू हैव मास्टर्ड दिस मच एंड यू स्टिल नीड प्रैक्टिस इन दीज एरियाज। इवैल्यूएटिव फीडबैक है, उसमें आप उनकी एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस बताओगे, आपने 40% अचीव किया, 50% अचीव किया, सो वो भी आप बताओगे। रेमेडियल फीडबैक में आप उनकी ना केवल जो मिस्टेक्स हैं उनके बारे में बताओगे, यू विल गिव देम करेक्ट आंसर्स ऑल्सो। प्लस आप उनको डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक फीडबैक भी दे सकते हो, जिसमें आप प्रॉपरली उनको सजेशंस दोगे, डायरेक्शंस दोगे, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और यहाँ इसी स्टेज पे जब आप फीडबैक दिलवा रहे हो, आप उनकी पीयर इवैल्यूएशन और सेल्फ इवैल्यूएशन भी करवा सकते हो। वाई दिस इलेबोरेटिव फीडबैक इज़ टू बी टेकन सो दैट स्टूडेंट्स दे कम टू नो what are the learning gaps, how much they have mastered, how much needs to be done. So आप पीयर इवैल्यूएशन भी करवा सकते हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे की कमियों के बारे में, वीकनेसेस के बारे में भी बताएंगे और स्ट्रेंथ्स के बारे में भी बताएंगे। 8th जो गैगने का प्रिंसिपल या इवेंट है वो है असेसिंग द परफॉर्मेंस। अब एंड में आपने देखना है कि क्या जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस था वो मीट आउट हुआ कि नहीं, जो आपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रखा था वो बच्चे अटेन कर पाए हैं उस परफॉर्मेंस को कि नहीं अटेन कर पाए, ये भी आपने जजमेंट लिखानी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्टिव स्टेट कर दिए थे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शंस द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू do this. So were they able to do that much? Were they, maybe the standard performance was 60% of performance, 60% लेवल आपने लेना था, तो वो आया 60% कि नहीं। और इसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे? यू विल गिव देम प्री टेस्ट, यू नो, अ टेस्ट बिफोर यू स्टार्टेड द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्री टेस्ट। उससे आपको बच्चों की पहले का लेवल पता चल जाएगा। नाउ वंस यू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शंस यू विल टेक अ पोस्ट टेस्ट आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस। सो आपको पता चल जाएगा कितना उन्होंने अचीव किया है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस। और आप अलग अलग असेसमेंट मेथड्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ कर सकते हो, कोई रिटन टेस्ट, कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कोई शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, इस तरह के आप टेस्ट ले सकते हो। रूब्रिक्स ले सकते हो। रूब्रिक्स क्या है? ग्रेडिंग का क्राइटेरिया, यू कैन गिव देम ग्रेड्स, या कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके उनको ग्रेड कर सकते हो। इस तरह से यू कैन assess how much the student has learned. Does the performance of the student meet the standard performance which is acceptable, which you had already stated to the students prior giving the instructions. The 9th or the last principle given by Gagne is enhancing retention and transfer. Now once you have taken a test and you know they have already attained 60% or 70% level of performance, वहाँ पे ये फिनिश नहीं होगा। अब आप चाहते हो फ्यूचर के लिए इस कंटेंट को लर्न रखें, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो उनको फ्यूचर में भी उनके बारे में पता हो। तो आपने रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र मीन्स जो आपने उनको नॉलेज दी है उसको रियल लाइफ में या अदर सब्जेक्ट्स में भी वो यूज़ कर पाएँ। सो आपने इनकरेज करना है by connecting the knowledge you have given to them to the knowledge which will be used in other subjects, to the real life information or real life examples, so that they are able to actually use that information in the real life situations. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आपने शुरू से ही अपनी इंस्ट्रक्शंस को कनेक्ट करके पढ़ाना है कि आप मैथ्स में जो पढ़ा रहे हो उसको साइंस के साथ कनेक्ट करो, वाइसे वर्सा सोशल साइंसेस के साथ कनेक्ट करो एंड सो ऑन। आइसोलेशन में कोई कंटेक्ट नहीं पढ़ाना, उसको रियल लाइफ के साथ, उसको सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शंस बनानी है। देखिए 3 कोरिलेशंस आपने इस्टेब्लिश करनी है। कोरिलेशन ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग विद द रियल लाइफ, correlation of what you are teaching with the other subjects, and correlation of what you are teaching with what you have already taught in that particular subject. So इस तरह से वो content जो है वो related हो जाएगा और बच्चे उसको real life में use कर पाएंगे। और उनको जब आप फर्दर आगे कंटेंट में चलते जाओगे उनको प्रीवियस नॉलेज में से क्वेश्चंस पूछते चले जाओगे, क्योंकि न्यू कंसेप्ट जब आप कराते हो तो पिछले में से पूछते हो, उससे भी वो ट्रांसफ़र जो पुराना इन्फॉर्मेशन है वो नए इन्फॉर्मेशन के साथ आगे आगे चलती जाती है। तो एक स्पाइरल बन जाता है। आपने ए पढ़ाया, जब ए पढ़ाया
उसके बाद नेक्स्ट डे आपने बी पढ़ाया, तो बी पढ़ाने वक्त आपने ए की रिवीजन कराई, सो ए देन ए बी। फिर आपने अगले दिन सी पढ़ाया, ए बी को रिवाइज़ किया, ए बी सी। फिर आपने डी पढ़ाया, फिर ए बी सी की रिवीजन साथ में की, सो दे मूव अलॉन्ग ए बी सी डी। तो जेड तक पहुँचते वो सारी ए बी सी को साथ लेके चलते रहेंगे। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हो कि वो जो कंटेंट लर्न किया है उसको रिटेन भी करें और उसको आगे भी लेकर चलें इन रियल लाइफ सिचुएशंस, इन अदर टॉपिक्स एज वेल। These were the 9 events given by Gagne. This will help you to prepare a very effective instructional design. ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो लर्नर की नीड्स को एड्रेस करेगा और लर्नर को गोल्स के बारे में बताएगा, आपको भी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर करेगा, और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो टीचिंग है, दे विल गो इन लाइन and there will be no wastage of time and resources. So this was Gagne's 9 events of instructions, which are also principles of instructional design.